कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या सचमुच सपने मर जाते हैं, या फिर हम ही उन्हें जिम्मेदारियों की चादर ओढ़ाकर किसी अंधेरी अलमारी में बंद कर देते हैं। मेरा नाम ऋतु है, मैं हिमांशु की पत्नी हूँ और हीर की माँ। लोग कहते हैं कि मेरी दुनिया पूरी है, लेकिन कोई मेरे भीतर झांक कर देखे तो उसे एक अधूरा मंडल दिखाई देगा, जिसकी कुछ रेखाएं आज भी रंगों की प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं ऋतु हूँ। लोग कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा अपना घर है, मेरा पति हिमांशु है, मेरी प्यारी सी बेटी हीर है। फिर भी न जाने क्यों मेरे भीतर हर दिन कोई धीरे धीरे मरता रहता है। शायद वह मेरी कलाकार वाली ऋतु है। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी, बाकी बच्चे गुड़ियों से खेलते थे और मैं मिट्टी में उंगलियों से गोल गोल आकृतियां बनाया करती थी। माँ डांटती थी, ऋतु ये सब छोड़, पढ़ाई कर। लेकिन मेरी पढ़ाई किताबों से कम और रंगों से ज्यादा होती थी। मुझे हर चीज में रंग दिखाई देते थे। सूरज सिर्फ पीला नहीं था, उसमें नारंगी की गर्माहट भी थी। आसमान सिर्फ नीला नहीं था, उसमें शाम का बैंगनी भी छिपा रहता था। पर शायद सपनों का जन्म होना ही उनकी मृत्यु की शुरुआत होती है। धीरे धीरे घरवालों ने कहना शुरू कर दिया, लड़कियों के इतने बड़े सपने अच्छे नहीं लगते। शादी के बाद ये सब कौन करेगा? चित्र बनाकर घर नहीं चलता। पहले पहल मैं जवाब देती थी, फिर समझाने की कोशिश करती थी, फिर चुप हो गई। चुप्पी शायद औरतों की सबसे पुरानी भाषा है। फिर मेरी शादी हिमांशु से हो गई। हिमांशु बुरा इंसान नहीं था। उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, कभी अपमान नहीं किया, लेकिन कभी मेरे भीतर झांक कर देखा भी नहीं। उसे लगा मैं खुश हूँ और मैंने उसे यही विश्वास दिलाए रखा। लेकिन कई बार प्यार से कही गई बातें भी सपनों का गला घोंट देती हैं। उस दिन मैंने अपने रंग समेट दिए। सोचा था कुछ दिनों बाद फिर निकाल लूंगी। फिर कुछ महीने बीत गए, फिर कुछ साल। रंग वहीं पड़े रहे, धूल खाते हुए। और शायद मैं भी। मैं हर सुबह उठती, चाय बनाती, खाना बनाती, सबकी पसंद का ध्यान रखती, रिश्तेदारों के फ़ोन उठाती, त्योहार मनाती। सब कहते, ऋतु बहुत अच्छी बहू है, बहुत समझदार पत्नी है, बहुत अच्छी माँ बनेगी। लेकिन किसी ने कभी यह नहीं कहा, ऋतु बहुत अच्छी कलाकार है, क्योंकि किसी ने मुझे कलाकार बनने ही कहाँ दिया था। फिर मेरी जिंदगी में हीर आई। जब मैंने पहली बार उसे गोद में लिया, तो लगा जैसे भगवान ने मेरे हाथों में मेरी अधूरी जिंदगी रख दी हो। मैंने उसे कभी अपने जैसा नहीं बनाना चाहा। मैं बस इतना चाहती थी कि वह अपने जैसी बन सके। वह बड़ी होने लगी। एक दिन मैंने देखा, वह फर्श पर रंगीन पेंसिल से गोल गोल आकृतियां बना रही थी। मैं कुछ पल उसे देखती रह गई। वह आकृति किसी फूल जैसी थी नहीं, वह तो बिल्कुल वैसी थी जैसी मैं बचपन में बनाया करती थी। मैं मुस्कुरा दी। शायद सपने खून से नहीं, आत्मा से विरासत में मिलते हैं। हीर ने मेरी ओर देखकर पूछा, मम्मा ये अच्छा बना है? मैंने कहा, बहुत सुंदर। मैंने हीर के सामने एक मंडल बनाना शुरू किया। एक गोल रेखा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर रेखा के साथ मुझे लगा जैसे मैं अपने भीतर लौट रही हूँ। हीर चुपचाप बैठी मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मम्मा आपके हाथों में जादू है। मैं हंस पड़ी। शायद वर्षों बाद उस दिन मैं बहुत रोई थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला, क्योंकि औरतें रोना भी चुपचाप सीख जाती हैं। धीरे धीरे हमारी शामें बदल गईं। मैं और हीर साथ बैठकर चित्र बनाने लगे। वह रंग भरती, मैं रेखाएं बनाती, वह फूल बनाती। मैं उनके बीच दुनिया बना देती। ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी बेटी को चित्र नहीं, अपनी अधूरी जिंदगी सौंप रही हूँ। लेकिन खुशी ज्यादा दिन टिकती कहाँ है। एक शाम हिमांशु ऑफिस से लौटा। हीर की पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब बाद में भी हो जाएगा। उसके शब्द मेरे भीतर किसी पत्थर की तरह गिर गए। मैं फिर चुप हो गई। उसी रात मैंने रंग समेट लिए। मैं बिस्तर पर लेटी रही, नींद नहीं आई। मैं सोचती रही, क्या सचमुच कलाकार बनने का सपना इतना गलत था? क्या शादी होते ही सपने की उम्र खत्म हो जाती है? क्या माँ बनने के बाद औरत सिर्फ माँ रह जाती है? मेरे चेहरे पर उम्र नहीं बढ़ी थी, लेकिन मेरी आंखों में बचपन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।
मुझे लगा मैं जिंदा हूँ पर जी नहीं रही, और तभी मेरी नज़र उस अधूरे मंडल पर पड़ी जिसे मैंने हीर के साथ मिलकर बनाया था। उसका आधा हिस्सा रंगों से भरा था और आधा बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। भाग 1 समाप्त।